नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के संस्कृत का हम चतुर्दशा पाठ का संपूर्ण पाठ का हम श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे और इसका हम प्रश्नोत्तरी भी हम इसी एपिसोड में देखने वाले हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में हम लोगों ने त्रयोदशा पाठ का संपूर्ण पाठ का प्रश्नोत्तरी देखा। आज के एपिसोड में हम इसका हिंदी अनुवाद तथा इसका प्रश्नोत्तरी भी हम इसी एपिसोड में देखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। 8वीं कक्षा के संस्कृत का ये आखिरी पाठ है। तो आज हम इसका चलिए सबसे पहले हम इसका श्लोक का हिंदी अर्थ जान लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ध्यान देंगे, इसमें हम पढ़ते हैं यहाँ से, वयम गायाम कृषि गीतम धरा परिधान युक्तेयम, यानी कि इसका जो अर्थ हो गया, वयम का अर्थ होता है हम लोग और गायाम यानी कि गाते हैं। तो परिधान युक्त यानी कि हरी भरी, परिधान युक्त धरती यानी हरी भरी धरती का कृषि गीत हम लोग गाते हैं, इसका अर्थ हो गया। ये जो पहला श्लोक है पढ़ते हैं इसको। तदा सीदया विकृत वेशा कुरूपा निर्जला चेयम इदानीम नः श्रमेणाप्ताधरा परिधान युक्तेयम। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसको किसान लोग जो है ये कह रहे हैं कि उस समय यानी कब, उस समय यानी कब का बात हो रहा है, तो ये खेती से पूर्व, जब खेती नहीं होती थी इस धरती पे, तो उस समय की बात है। उस समय जो यह धरती खराब वेशभूषा वाली कुरूपा, विकृत वेशा मीन्स खराब वेशभूषा वाली, और कुरूपा यानी कि कुरूप जिसका रूप नहीं हो सुंदर, और निर्जला जल रहित थी वह धरती इस समय हमारे परिश्रम से हरितिमा परिधान से युक्त हो गई है, यानी कि हरियाली से युक्त हो गई है। इसका हिंदी एक बार और हम अच्छी तरीके से जान लेते हैं। उस समय जो यह धरती खराब वेशभूषा वाली कुरूप और निर्जल थी, वह धरती इस समय हमारे परिश्रम से हरितिमा परिधान से युक्त हो गई है। तो इसका ये अर्थ हो गया पहला श्लोक का। अब चलिए दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आप वीडियो को लाइक कर देंगे। और चलिए दूसरा श्लोक है, समेषां चिन्तयास्माकं कथंचित कर्मणा फलितं बहूनां कर्षकाणां नः श्रमैः शस्यं समाकलितम्। देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसका जो अर्थ होगा, सबों की चिंता, समेषां चिन्तयास्माकं, सबों की चिंता और हमारे कर्म से किसी तरह फल प्राप्त हुआ है, हमारे अनेक किसानों के श्रम से यह फसल प्राप्त हुई है। सस्यम का अर्थ होता है फसल, ठीक है। तो इसका अर्थ जो हो गया, सबों की चिंता और हमारे कर्म से किसी तरह फल प्राप्त हुआ है, हमारे अनेक किसानों के श्रम से यह फसल प्राप्त हुई है। तो ये हो गया दूसरा श्लोक। अब आगे है तीसरा श्लोक है, परम ते मध्यमः सर्वे समेषां मन्नाराशिनां क्रयं कृत्वा अल्पमूल्येन पुनर्नो निर्धान कुर्युः। तो इसका जो अर्थ हो गया, इस श्लोक का जो अर्थ हो गया, लेकिन वे सब बिचौलिए, यानी बिचौलिए का अर्थ क्या होता है, दलालों। लेकिन वे सब दलालों ने अपने अल्प मूल्य से यानी कम दाम पर अन्नों को खरीद कर फिर हमें गरीब बना दिया। यानी कौन कह रहा है ये सब बात, ये किसान कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा श्लोक। चौथा श्लोक यहाँ से है। अगर वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। ये जो चौथा श्लोक है, धरास्माकं भवेत् कामं न चान्नं नो हिताद्येदं वयम गायाम कृषि गीतम तथा पित्थम सुखायेदम। देखिए ये भी श्लोक ही बहुत ही अच्छी है। इसमें भी किसान कह रहे हैं, धरास्माकं भवेत् कामं न, यानी कि इस धरती से उत्पन्न अन्न निश्चय ही भले ही हमारे हित के लिए नहीं हो, यानी हमारे उपकार के लिए भले ही नहीं हो, इसके बाद भी हम लोग यह सुखकारी कृषि गीत को गाते हैं, आनंददायक कृषि गीत को गाते हैं। सुखाद येदम यानी सुखकारी यानी आनंददायक गीत को हम लोग गाते हैं। आगे पांचवा श्लोक है, ऋतु नाम कष्टम आघातः वयम सर्वे समभ्यस्ताः शरीरे नास्ति परिधानम कृषि परिधान युक्तेयम। देखिए ये श्लोक में है, ऋतु नाम का अर्थ होता है ऋतुओं की, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पे, ठीक है। और कष्टम आघाते का यहाँ अर्थ हो गया आघातों यानी चोटों से, चोट जो होता है आघातों से, ठीक है।
तो वयम का अर्थ होता है हम लोग। तो हम लोग ऋतुओं के आघातों से, ऋतुओं के चोटों से उत्पन्न कष्ट को सहने में अभ्यस्त हैं, यानी कि हम लोग निरंतर इस कष्ट को सहने में समर्थवान हैं, किसान लोग कह रहे हैं। यानी हमारा, और इसमें जो किसान लोग कह रहे हैं कि हमारे शरीरे नास्ति परिधानम कृषि ही, यानी कि हमारे शरीर पर वस्त्र नहीं है, लेकिन यह धरती हमारी कृषि से परिधान युक्त हो गई है, यानी हरितिमा सी हो गई है। जो वस्त्र पहनी है, जो हरी भरी वो पहनी हुई है, जो है उसके ऊपर हरियाली छा गई है, वो उसकी वस्त्र है। ठीक है, तो इसमें जो कहना ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो है अनेक सारे सर्दी गर्मी मौसम जितने भी आते हैं, उसमें हम लोग जो है सभी सारे कष्ट को हम लोग सहने में जो है निरंतर सामर्थ्यवान हैं। हमारे शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, फिर भी लेकिन भी हम, यह धरती हमारी जो है कृषि से परिधान युक्त है। ये धरती जो है कृषि से युक्त है, हम लोग इतना मेहनत करते हैं। इसका एकदम सिंपल से सरलार्थ को एक बार जान लेते हैं। हम लोग ऋतुओं के आघातों से यानी चोटों से उत्पन्न को सहने में अभ्यस्त हैं। हमारे शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, हमारे शरीर पर वस्त्र नहीं है, लेकिन यह धरती हमारी कृषि से परिधान यानी वस्त्र युक्त हरितिमा हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया 5वां श्लोक। 6ठा श्लोक जो है इसका, सुखम संतोष वाचा यत प्रशस्यम कल्पयामस्तत समेषामन्न भाजाम सा कृषि सुख लब्धये भूयात। ये आखिरी श्लोक है, और इसमें देखिए किसान कहना चाह रहे हैं कि यहाँ है समेषाम भाजाम, यानी कि अन्न खाने वाले यानी उपभोक्ता, अन्न खाने वाले सभी लोगों का संतोष एवं सुख प्राप्ति हो, अन्न खाने वाले सभी लोगों का संतोष एवं सुख प्राप्ति हो, यही कल्पना हम लोग करते हैं। कौन? किसान लोग। यानी यही कल्पना हम लोग करते हैं कि सुख प्राप्ति के लिए हो, जो भी हो सुख प्राप्ति के लिए हो, लोगों की भलाई हो। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे इस संपूर्ण श्लोक का हमने हिंदी अनुवाद कर लिया। अब चलिए इसका प्रश्नोत्तरी भी कर लेते हैं। तो इस पाठ का जो पहला प्रश्न है, ये अभ्यास का मौखिका का है। ये पहला प्रश्न, गीतम सस्वरम गायत, यानी गीत को स्वर में गाना है। तो यानी कि वो जो अभी श्लोक मैंने पढ़ा है, इसको स्वर में गाना है, लय में गाना है, तो आप गा सकते हैं, अथवा मैंने तो पढ़ने के लिए बता ही दिया, उसी प्रकार आप पढ़ेंगे। दूसरा इसी में प्रश्न है, स्वमातृभाषायाम कृषि गीतम श्राव्यात, यानी अपनी ही मातृभाषा में, अपने भाषा में कोई कृषि गीत गावे। यानी कि आपने देखा होगा अक्सर अपने गाँवों में देखे होंगे कि जब खेती होता है तो जितने भी धान रोपने वाले होते हैं, वो अक्सर वहाँ जो है वो गीत गाते हैं, कृषि गीत गाते हैं, उसको कहते हैं। तो वो अपने भाषा में, स्थानीय भाषा में गाते हैं। तो आप भी जानते होंगे तो गाएं तो ठीक है, वरना आप अपने यहाँ प्रश्नोत्तरी करें। अब आगे तीसरा प्रश्न है, लिखित का है। तीसरा प्रश्न है, गीतांशेषु रिक्त स्थानानि स्मरणेन पूर्यत, यानी कि ये जो है गीत का अंश है, यानी वही जो श्लोक मैंने पढ़ाया उसी का ये अंश है, भाग है। उसी में कुछ खाली स्थान दे दिया गया, रिक्त स्थान दे दिया गया है, उसमें आपको सही भरना है और इसको पूरा करना है। तो चलिए हम भर के बता देते हैं। तो अब तीसरा प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे खाली स्थान में दिया गया भर सकते हैं, अथवा आप अपने किताब से भी देख करके श्लोक से भर सकते हैं। जैसे समेषाम, ये जो हरे रंग से जहाँ मैंने भरा वो खाली स्थान में आप भर देंगे। समेषाम चिंतयास्माकं कथंचित कर्मणा फलितम, इसके बाद है धारास्माकं भवेत् कामं न चान्नम नो हितायेदम। ठीक है, ये भर लेंगे। इसके बाद है वयम गायाम कृषि गीतम तथा पीथम सुखायेदम। इसी प्रकार है ऋतूनाम कष्टम आघात है वयम सर्वे समभ्यस्ताः। इस प्रकार भर लेंगे आप तीसरा प्रश्न में। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस पाठ का जो चौथा प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तम वचनम च लिखत, यानी निम्नलिखित जो पद हैं, जितने भी पदों का लिंग विभक्ति और वचन लिखें। तो ये पद दिए गए हैं इस तरफ, इसका जो है लिंग लिखना है और विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। तो इसमें कौन किस लिंग में है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, किस विभक्ति में है और किस वचन में है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो सभी का हम बारीकी से लिख के बता देते हैं। तो अब चौथा प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। चौथा प्रश्न का ये जो दिया गया था आपका कर्षकाणाम में, ये पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का ये रूप था। तो इसी प्रकार शरीरे में जो है ये नपुंसक लिंग ये शब्द है, ये जो पद है शरीरे, ये नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंगम यहाँ भरेंगे। इसके बाद सप्तमी विभक्ति में सप्तमी भरेंगे और वचनम में एक वचनम भरेंगे, यानी सब नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का ये रूप है। सुखाय जो है ये नपुंसक लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचनम का ये रूप है। कर्मणा जो है ये कर्मणा नपुंसक लिंग
तृतीया विभक्ति एक वचन का ये रूप है। इसी के क्रम में आघातय है, ये पुल्लिंग है, पुल्लिंगम है, और पंचमी विभक्ति एक वचनम का ये रूप है। इसी प्रकार है उपलब्धिये, उपलब्धिये जो ये पुल्लिंग है और चतुर्थी विभक्ति एक वचनम का ये रूप है। तो इधर वचनम है, इधर लिंगम है, विभक्ति है। तो इस प्रकार आप चौथा प्रश्न में भर सकते हैं। वीडियो रोक कर लिख लिया अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो पांचवा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो इसका जो क नंबर प्रश्न है, तदा धरा विकृत वेशासित, यानी कि उस समय धरती खराब वेशभूषा वाली थी। तो ये प्रश्न, ये जो है आपका इसमें से प्रश्न बनाना है। ये जो रेखांकित पद दिया गया है, यहाँ पे हमें कुछ दूसरा शब्द यहाँ लिख करके इसको प्रश्न बनाना है। तो यानी हम इस तरह बना सकते हैं, उस समय धरती, उस समय जो है किस वेशभूषा वाली थी, उस समय धरती किस वेशभूषा वाली थी, ऐसे भी बना सकते हैं। या इस जगह पर ये ऐसे बोल सकते हैं, उस समय कौन खराब वेशभूषा वाली थी। तो यहाँ पे हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो अब पांचवा प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। प्रश्न निर्माण करना है, तो इसमें देखिए प्रश्न निर्माण इस तरह होगा, तदा विकृत वेशा का आसित, उस समय जो खराब वेशभूषा वाली कौन थी, तो यहाँ धरती थी, ठीक है। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, तदा का विकृत वेशा आसित, यानी उस समय कौन भी खराब वेशभूषा वाली थी। तो ये भी हो गया। और ख नंबर है, इदानीम धरा परिधान युक्ता अस्ति, यानी इस समय धरती जो है परिधान युक्त है। तो इसको हम इस तरह बना सकते हैं, इस समय धरती किस युक्त है, कैसे युक्त है, किस प्रकार से युक्त है। तो इदानीम धरा कश युक्ता अस्ति, इस प्रकार भी बना सकते हैं। ग नंबर प्रश्न है, ग नंबर है, कर्षकाणाम श्रमेः सस्यम प्राप्यते, यानी किसानों के परिश्रम के द्वारा फसल प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसके मेहनत के कारण से, किसके परिश्रम के कारण से जो फल प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे केशाम श्रमेः सस्यम प्राप्यते, ठीक है। इसी क्रम में वयम कृषि गीतम गायाम, हम लोग कृषि गीत गाते हैं। तो वयम किम गायाम, यानी हम लोग क्या गाते हैं, ये भी आप ये लिख देंगे। इसी के क्रम में च नंबर प्रश्न है, च नंबर है, कर्षकाणाम कृषि कर्म अस्माकम सुखाय भवति, यानी किसानों के द्वारा किसानों का जो ये कृषि का काम होता है, खेती का काम हम लोगों के सुख के लिए ही होता है। तो यहाँ हम पूछ सकते हैं किसके लिए होता है, किसानों का जो खेती करना होता है वो किसके लिए होता है। तो उसको हम संस्कृत में लिखेंगे, कर्षकाणाम कृषि कर्म अस्माकम कस्मै भवति। तो इस प्रकार आप पांचवा प्रश्न का सभी का हम बना लेंगे उत्तर। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे जो छठा प्रश्न है, निम्न वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखत, यानी निम्नलिखित वाक्यों में जो अव्यय पद है उसको चुन करके लिखें। जैसे कि दिया गया है, तदा वसुधा कुरूपा आसीत्, यानी उस समय धरती कुरूप थी। तो यानी तदा इसमें जो है ये पद जो है, शब्द है, ये तदा अव्यय पद है। तो इसमें से अव्यय पद सारे वाक्य में एक न एक अव्यय पद दिया गया है, उसको हमें चुन के लिखना है कौन सा अव्यय पद है। अव्यय पद जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप पहचान लेंगे कौन अव्यय पद है या नहीं है। तो व्याकरण जब हम पढ़ाएंगे उसमें सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी कि अव्यय पद क्या होता है। तो फिलहाल देखिए क नंबर प्रश्न है, अस्माकम श्रमेण इदानीम धरा श्यामला अस्ति। तो इसमें देखिए इदानीम जो है ये अव्यय पद है। तो सभी में से चुन चुन के हम बता देते हैं अव्यय पद कौन है, आप लिख लेंगे। क नंबर में आप इदानीम भर देंगे। ख नंबर जैसे च नंबर है, कर्षकाणाम परिश्रम कथनचित सफलो जाता, तो इसमें कथनचित हो यहाँ पे भर देंगे। तो ये हो जाएगा इसका अव्यय पद। ट नंबर है, परम मध्यम अल्प मूल्येन अन्नम क्रीणन्ति, तो इसमें जो हो जाएगा अव्यय पद ये परम हो जाएगा, ठीक है। ते अस्मान पुनः निर्धनान कुर्वन्ति, इसमें जो हो जाएगा अव्यय पद पुनः यहाँ पे भर देंगे पुनः। वसुंधरा सुरूपा सजला च वर्तते, इसमें जो हो जाएगा अव्यय पद, तो ये च जो है यहाँ लिख देंगे, ये अव्यय पद हो जाएगा। तो सभी को हम लिख के बता देते हैं। तो अब छठा प्रश्न में यहाँ से लिख सकते हैं, क नंबर में इदानीम, च नंबर में कथनचित, ट नंबर में परम, त नंबर में पुनः, प नंबर में च। तो इस प्रकार वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो सातवां प्रश्न दिया गया, समुचितम विपरार्थक पदम चित्वा मेलियत, यानी सभी का जितने का भी ये उल्टा शब्द दिया गया है तो उल्टा शब्द में जो है मिलान करना है। इदानीम का अर्थ होता है इस समय, तो इस समय को हम मिलाएंगे तदा में, इदानीम को तदा में मिलाएंगे यानी तब, यानी उस समय। निर्जला को मिलाएंगे सजला में, यानी निर्जल का अर्थ होता है जल रहित और ये जल सहित होता है सजला। दुखाय का आप मिला देंगे सुखाय में, यानी दुखाय का आप मिला देंगे इसमें सुखाय में मिल गया। और इसके बाद है समय शाम, तो समय शाम को आप मिलाएंगे किसानचित में, ठीक है, सभी का किसी का। धनीना का आप मिला देंगे निर्धनान में,
ठीक है, धनी ना यानी धनी व्यक्ति और निर्धन व्यक्ति होता है ना, इसमें मिला देंगे। तत् मीन्स होता है वह, और इदम का अर्थ होता है यह, तो आप इसमें मिला देंगे। इस प्रकार सही मिलान हो गया। और एक बच गया, अल्पा नाम को आप मिला देंगे बहु नाम में, तो हम एक जगह पे लिख के भी बता देते हैं। तो 7वां प्रश्न का आप मिलान यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, अथवा स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक करके आप मिलान कर सकते हैं। चलिए 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो 8वां प्रश्न दिया गया, कोष्ठात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत्, यानी कोष्टक से जो ये पद को चयन करके हमें इस वाक्य में पूरा करना है, भरना है। जैसे मिलती है गंगायाः वर्तते हिमालयात् है देशस्य है, तो इसमें हमें सभी में भरना है। तो चलिए हम भर के बता देते हैं। तो 8वां प्रश्न का उत्तर में इस प्रकार भरेंगे, बिहार से राजधानी पाटलिपुत्रम वर्तते, यहाँ वर्तते भर देंगे, यानी बिहार की राजधानी पटना है, पटना कहा जाता है। इसी के क्रम में है इदम नगरम गंगायाः तटे अवस्थितम अस्ति, यह नगर यह शहर जो है गंगा के किनारे अवस्थित है। गंगायाः यहाँ पे भर देंगे। गंगा अस्माकम देशस्य पवित्रतमा नदी वर्तते, यहाँ देशस्य भर देंगे, गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है। इसी के क्रम में है इदम हिमालयात निसृत्य बंगोपसागरे मिलती, यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इस प्रकार आप 8वां प्रश्न में भर देंगे। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस पाठ का जो 9वां प्रश्न है ये आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम निर्माणम कुरुत, यानी निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्न का निर्माण कराना है। देखिए हम हिंदी पढ़ देते हैं, इसमें से प्रश्न कितने बनेंगे। भारतवर्षम कृषि प्रधान देश वर्तते, भारतवर्ष जो है भारत कृषि प्रधान देश कहे जाते हैं। अत्र षट ऋतुः भवन्ति, यहाँ 6 ऋतु होते हैं। वसंत ऋतु नाम राजा कथ्यते, वसंत जो है ऋतुओं का राजा कहे जाते हैं। विविधेषु ऋतुषु विविधानि सस्यानि फलानि च उत्पद्यन्ते, यानी अनेक ऋतुओं में अनेक प्रकार के फसल और फल उगाए जाते हैं। अत्रत्या धरा सर्वदा सस्यामला भवति, यहाँ की धरा जो है हमेशा जो है फसलों से हरी भरी होती है। कृषकाश्च परिश्रमिणः सन्ति, और किसान लोग जो होते हैं वे मेहनती होते हैं। तो इसमें से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं आप खुद सोच सकते हैं। चलिए हम प्रश्न का भी निर्माण कर देते हैं। तो 9वां प्रश्न में जो प्रश्न का निर्माण होगा इस प्रकार होगा, अत्र कति, पहला में अत्र कति ऋतुः भवन्ति, यानी यहाँ कितने ऋतु होते हैं। दूसरा है ऋतु नाम राजा कथ्यते, ऋतुओं का राजा, ऋतु नाम राजा कह कथ्यते, ऋतुओं का राजा कौन कहे जाते हैं। ये भी एक प्रश्न बना। विविधेषु ऋतुषु विविधानि कानि कानि च उत्पद्यन्ते, तो इसमें हो जाएगा अनेक ऋतुओं में अनेकों क्या क्या उगाए जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद अत्रत्या धारा सर्वदा कीदृशा अस्ति, यानी यहाँ की धारा जो हमेशा कैसी होती है। इसके बाद 5वां है कृषिका कीदृशा सन्ति, किसान लोग कैसे होते हैं, तो मेहनती होते हैं। तो ये प्रश्न इतना सारा बनता है, तो 9वां प्रश्न में आप ये सारा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो यहाँ पे आपका ये चतुर्दशा पाठा की समाप्ति हो जाती है। और इस प्रकार जो आपका 8वीं कक्षा की जो संस्कृत है बिहार बोर्ड की, उसका मैंने संपूर्ण पाठ पढ़ा दिया, और सारे चैप्टर का मैंने संस्कृत का अनुवाद भी हिंदी में कर दिया और प्रश्नोत्तरी भी कर दिया। और इसके बाद आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट में बता देंगे, हम उसके लिए वीडियो लेके आएंगे। व्याकरण का चाहिए, 9वीं 10वीं कक्षा या 11वीं 12वीं, कुछ भी कहीं से भी आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। और आप लोग मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। संस्कृत सीखना है तो हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।